हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे जिसका यूज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी यूनिट्स बाकी कंपाउंड्स में बहुत अप्लाई होता है। उस कंपाउंड का नेम है डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट एक साइंटिस्ट है जॉन पीटर ग्रीव्स, इसने लैब में प्रिपेयर किया था और उससे कई सारे और कंपाउंड प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अपने जनरल फार्मूला देखें तो ये है C6H5N2X। नॉर्मली आपको ऐसे लिखा मिलेगा ArN2 प्लस X माइनस, ये डाइजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, तो बेंजीन के ऊपर N2 प्लस लगा हुआ, और एक ध्यान रखना जो नाइट्रोजन बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ उसके ऊपर प्लस चार्ज है और यहाँ पर लोन पेयर है। इसमें ये वाला जो नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। ठीक, इधर जो X है वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, नाइट्रेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट या हाइड्रोजन सल्फेट। ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम डाइजोटाइजेशन के दौरान कौन सा एसिड यूज करते हैं उनकी प्रिपरेशन में। तो इसमें सबसे पहले ये देखो N2 प्लस जो है इसको डाइजो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजो ग्रुप बोलते हैं। और ये AR मतलब अराइल या फिनाइल, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम के साथ जुड़ा होता है और इसको डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट या डाइजोनियम सॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर कैसे किया गया? ये एनिलीन से प्रिपेयर किया गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डायजोटाइजेशन। और ये एक नेम रिएक्शन भी बहुत फेमस है, डायजोटाइजेशन। मैं आपको इधर भी बताऊंगा कि ये डायजो रिएक्शन है। उसके बाद एक चीज और खास, एरोमेटिक अमीन मतलब ये वाले, यही सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। मतलब डायजोटाइजेशन रिएक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, और वो भी कौन से? 1 डिग्री। लेकिन कभी भी एलिफेटिक अमीन जो होते हैं वो नहीं बनाते, बट नॉट एलिफेटिक अमीन। मतलब जैसे आपको सोचा जाए कि मान लो हमने इधर से RnH2 की रिएक्शन करवाई, इसकी RnH2 की, ठीक है, और उसके बाद हमने इसका डाइजोनियम करवाया और ये बन गया। लेकिन बाद में क्या होता है, यहां से नाइट्रोजन फ्री हो जाती है और एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप लोग N2 निकालोगे तो ये जो फिनाइल कार्बोकेटायन है ये अनस्टेबल है या लेस स्टेबल है। तो इसीलिए मतलब एलिफेटिक के डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनते, एरोमेटिक के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें बनने वाला जो कार्बोकेटायन है वो स्टेबल नहीं होता। तो अभी मैंने जस्ट इसकी आपको इंट्रोडक्शन दी है। अगर ये HCl है तो बोलेंगे डाइजोनियम क्लोराइड, Br है तो बोलेंगे डाइजोनियम ब्रोमाइड, अदरवाइज नाइट्रेट, टेट्राफ्लोरोबोरेट या हाइड्रोजन सल्फेट, ऐसा बोलेंगे। ओरिजिनल ग्रुप जो मैंने ये लिखा इसको बोलते हैं डाइजोनियम ग्रुप, और इसमें डाइजो फंक्शन ग्रुप है। ठीक, इसकी प्रिपरेशन, जब भी हमने प्रिपरेशन करनी है उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है, एरोमेटिक अमीन मतलब ये है एलिन, एरोमेटिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है बट एरोमेटिक होना चाहिए। उसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं? अपने NaNO2HCl से। ये याद रखना आपने, NaNO2HCl, ये तो रहेगा ही पक्का। ये वाला जो HCl है ये हम चेंज कर सकते हैं, जैसे HCl, HBr, HNO3, HBF4 या H2SO4, ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन से ये बनता है नाइट्रस एसिड। कई बार एरो पे सिर्फ HNO2 लिखा होता है, बट ये ध्यान रखना इसमें HCl एक्सेस में लेते हैं। हाँ जी, क्या करते हैं? HCl को एक्सेस में लेते हैं, उसका रीजन बताऊंगा क्यों। तो ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, साथ में इधर वाटर निकला। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ टेम्परेचर काफी लो रखा गया, आइस कोल्ड, काफी टेम्परेचर लो रखा गया, बताऊंगा मैं। क्योंकि असल में क्या होता है कि ये जो डाइजोनियम है, चाहे एरोमेटिक है चाहे एलिफेटिक है, ये अनस्टेबल कंपाउंड है और इनमें से नाइट्रोजन बहुत जल्दी निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बॉन्ड बनने में हीट काफी ज्यादा निकलती है, मतलब स्टेबिलिटी आती है। तो अगर हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ना हो उसके लिए एनर्जी जो चाहिए होगी, और ये बॉन्ड हमने बनाने हो ट्रिपल बॉन्ड, तो उसके लिए ज्यादा निकलेगी, मतलब ओवरऑल स्टेबिलिटी आती है नाइट्रोजन के निकलने से। तो हमने इसको लो टेम्परेचर पे ही रखना है ताकि हम इसके यूज करें तो आगे नए प्रोडक्ट बना सकें, नए कंपाउंड बना सकें।
ऐसा ना हो कि उनके बनने से पहले डिकम्पोज ही हो जाए, तो हमें इसको टेम्परेचर लो ही रखना है। ओके, टेम्परेचर इज मेंटेन्ड लो, मतलब 0 डिग्री से लेके 5 डिग्री सेल्सियस तक, केल्विन में लिखा मैंने अभी, क्योंकि ये वाला कंपाउंड अनस्टेबल है हाई टेम्परेचर पे, और इसमें नाइट्रोजन सेट फ्री हो जाती है नाइट्रोजन। दूसरी बात, हम एक्सेस HCl क्यों लेते हैं, इसका लॉजिक है, किसी ना किसी यूनिट में हमने कपलिंग रिएक्शन पढ़ी हुई है। कपलिंग रिएक्शन का मतलब जिसमें एजोडाई बनती है, कलरफुल कंपाउंड बनते हैं, और वो सिर्फ उनमें बनते हैं जिनमें, जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसमें NH2 ग्रुप है, इसका प्लस R इफेक्ट है। प्लस R इफेक्ट से क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। एक चीज और बता दूं, ये जो डायजो ग्रुप है ये इलेक्ट्रोफाइल है। हाँ जी, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। देखो N2 के ऊपर प्लस चार्ज आया और ये अटैक कर देगा इधर, और HCl निकलेगा इसमें से। क्या निकलेगा, HCl। तो अगर हम लोग डाइजोनियम क्लोराइड की किसी भी ऐसे कंपाउंड में, जैसे एनलिन है, फिनोल है या टॉल्यूइन है, उनसे रिएक्ट आते हैं तो उनकी पैरा पोजीशन से HCl से निकल जाता है, और ये देखो Cl एक प्रोडक्ट है, Cl एक प्रोडक्ट है, और यहां पर है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर हमने रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो यहाँ बेसिक मीडियम रखेंगे। वो क्यों, क्योंकि वो HCl से रिएक्ट करके फॉरवर्ड जाएगा। और अगर हम दे दें इसको एसिडिक मीडियम, तो उससे क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, मतलब डाइजोनियम रहेगा, मतलब एजोडाई नहीं बनेगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि डाइजोनियम क्लोराइड बना रहे, ये फॉरवर्ड ना जाए, रिएक्ट ना करे, इसीलिए हम लोग HCl ज्यादा देते हैं बैकवर्ड जाने के लिए। यहाँ लिखा ना, एक्सेस ऑफ द HCl इज यूज्ड टू अवॉइड, क्या क्यों अवॉइड करना अपने, कपलिंग ऑफ द एनलिन विद द ArN2X, ये वाले। तो कपलिंग ना हो, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड ना जाए, बैकवर्ड जाए, मींस एजोडाई ना बने, HCl उसको बैकवर्ड लेके जाता है, और डाइजोनियम फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर एनलिन तो है ही, देखो ये बड़ा एनलिन भी तो होता ही है, ऐसा ना हो कि ये बनता जाए और वापस इससे रिएक्ट करता जाए। तो इसीलिए हमने एक्सेस ऑफ द HCl यूज करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताया जा रहा हूं, हर एक चीज का एक लॉजिक है। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग डाइजोनियम के एक बार नेमिंग वगैरह लिखोगे तो इसको डाइजोनियम हैलाइड लिख लेना, क्लोराइड ब्रोमाइड उसके अकॉर्डिंगली डाइजोनियम ग्रुप लिख लो। डाइजो रिएक्शन है, प्राइमरी अमीन बनाते हैं, एरोमेटिक बनाते हैं, एलिफेटिक नहीं बनाते। ये एक रिएक्शन है डाइजो रिएक्शन। उसके कुछ खास पॉइंट, क्या बताऊं खास पॉइंट, लो टेम्परेचर पे होता है और HCl एक्सेस होना चाहिए, इसीलिए वो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो अभी मैंने आपको डाइजो रिएक्शन बताई और डाइजोनियम सॉल्ट का इंट्रोडक्शन करवाया। अब मैं आपको कराऊंगा कि जो हमने ये डाइजो रिएक्शन की है इसका मैकेनिज्म क्या है, और उस मैकेनिज्म में हर एक कंपाउंड का रोल क्या है, और मीडियम का क्या रोल है, और जो ग्रुप हम लगाते हैं उनका क्या रोल है। ओके, शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द डाइजोनेशन। तो अब हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजोनेशन। मैकेनिज्म से हम कुछ बातें ऐसी सीखेंगे कि जो डाइजोटाइजेशन है उनको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, और कौन से उसको तेज करेंगे, कौन से स्लो करेंगे, मतलब ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा। आप ध्यान से पूरा समझिए। सबसे पहला स्टेप है कि जो HCl है या कोई भी एसिड NaNO2 के साथ रिएक्शन करके ये बनाएगा नाइट्रस एसिड, यहाँ लिख लो नाइट्रस एसिड बनाएगा, ध्यान रखना, जिसको हम नॉर्मली ऐसे लिखते हैं HNO2, ऐसे लिख दिया। ठीक, अब हमें पता है कि हमने HCl एक्सेस में लिया हुआ, ये लो, ये तो हमने शुरू से बोल दिया HCl एक्सेस में लेते हैं, और वही HCl ये H+ सप्लाई करता है एक्सेस में, और ये है एक प्रोटॉन मतलब H+, ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर है। तो आप देखो HO और NO बन गया, जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आया इसने बॉन्ड अपनी तरफ खींचना है, और NO बन गया और H2O, मतलब NO बना नाइट्रोनियम, और ये है एक इलेक्ट्रोफाइल। हाँ जी, क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया नाइट्रोनियम आयन NO+, जिसका नाइट्रोजन पार्ट इलेक्ट्रोफाइल पार्ट है। अब ये एनलिन, चलो लिखो एनलिन। एनलिन में इस नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वो करेगा इसके ऊपर अटैक। तो एनलिन ने एक न्यूक्लियोफाइल का काम किया,
हाँ जी, किसका काम किया? न्यूक्लियोफाइल का काम किया। लोन पेयर डोनर है। जैसे इसने इसके ऊपर अटैक किया, आप चेक करो, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, वो तो आना ही था, लोन पेयर डोनेट कर दिया, ठीक। और ये देखो नाइट्रोजन 2H है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या है, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया तो उसने ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया और एज H प्लस और वो O के ऊपर चला गया, रीअरेंजमेंट हुई, ऐसा कुछ बन गया ये वाला, ठीक है। बाद में मतलब इसी में से ही जैसे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, H प्लस निकला, वो इसके ऊपर अटैक किया और अल्टीमेटली अगर अपने देखें कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, ये देखो, और ये फाइनली हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। बाद में इसने वही जो भी ऐसा होगा ये HCl उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना दिया। तो ये इसके मैकेनिज्म है। कुछ बातें हमने बहुत इंपॉर्टेंट नोट करनी है। मैं यहाँ पर एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये हम लोग सोचेंगे भी कि अगर हम लोग इस एलिन के ऊपर इधर कोई ग्रुप लगा दें जी, ये लोग ग्रुप लगा दिया जी, अब जो ग्रुप तो इस न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे जैसे +I या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो तो इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, पुश करेंगे, ऐसे पुश करेंगे, जैसे पुश करेंगे इस सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होके ऐसे आगे को जाएगा। तो इसका मतलब जो ग्रुप पॉजिटिव I है या पॉजिटिव R हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, वो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे। क्या मतलब? वो रिएक्शन को तेज करेंगे, डाइजोनेशन और तेज बनेगा। और उसके उलट अगर मैं यहाँ पर ऐसा ग्रुप लगा दूं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसे खींचने वाला, पुल करने वाला, तो वो डाइजोनेशन को स्लो कर देगा, इवन रोक भी देगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा में लिखी है कि +I वाले इंक्रीज करेंगे, +R वाले इंक्रीज करेंगे, और वो जुड़े होने चाहिए ऑर्थो पैरा या ऑर्थो पे। और जो खींचने वाले हैं उनके इफेक्ट जैसे पोजीशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, बट नॉर्मली इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो स्लो करेंगे। तो ये मैंने इसके मैकेनिज्म में आपको बातें लिखी हैं। कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। HCl का रोल, नाइट्रोनियम आयन का एज ए इंटरमीडिएट बोल सकते हो ये वाला, और इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर, और बाद में वाटर निकल के ये बनना, ठीक। तो इस मैकेनिज्म से कुछ हाईलाइट सामने आए। पहला, एनिलीन ने न्यूक्लियोफाइल का काम किया, और जो NO के ऊपर अटैक करेगा, और जो है इलेक्ट्रोफाइल। ये बात समझ में आ गई आपको? इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद एक्सेस ऑफ HCl हम क्यों यूज किया? क्योंकि पहले तो वो HNO2 को NO में कन्वर्ट करता है, आपके सामने ये देखो, यहाँ पर ये रहा, ये बना। और दूसरा नंबर, वो कपलिंग अवॉइड करता है बाद में, मतलब देखो अगर HCl ज्यादा मात्रा में हो तो इसकी एनिलीन के साथ कपलिंग होकर एजोडाई नहीं बनेगी। अब आ गया रेट ऑफ डाइजोटाइजेशन को कैसे इफेक्ट करेंगे। पहले मैंने बता दिया मैकेनिज्म के टाइम कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो इंक्रीज करेंगे डाइजोटाइजेशन को। क्यों? ऐसे लिख दो, बिकॉज जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज होगी। उसके उलट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएं, -I -R -H खींचने वाले हैं, ये अपनी तरफ पुल करने वाले हैं, वो डाइजोटाइजेशन को डिक्रीज करेंगे। ये जो डिक्रीज लिखा है मैंने, रेट ऑफ डाइजोटाइजेशन है। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दे दिए। देखो NO2 है, NO2 का -I एंड -R इफेक्ट है पैरा पोजीशन पे, और ये है मिथॉक्सी, इसका है +R इफेक्ट। तो ये तो करेगा पुश और ये करेगा पुल, इसलिए इसका फास्टर होगा, ये कैसे लिखा ना, फास्टर, और इसका स्लो हो जाएगा। ये सारे इलेक्ट्रॉन इधर को चल पड़ेंगे, वो उधर को चल पड़ेंगे। तो हमने मैकेनिज्म और ये फैक्टर सारे स्टडी किए। बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, बहुत इंटरेस्टिंग इसके फैक्टर्स हैं, और कंडीशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप एक बार ये मैकेनिज्म को आराम से उतारो, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज उतारो इसकी। उसके बाद ये सारे हाईलाइट नोट करो, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, यहां लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि आगे जाके ऐसे क्वेश्चन आने हैं कि डाइजोटाइजेशन का किसका फास्टर है। बस उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फास्टर करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्लो करेगा। तो अब हम मैकेनिज्म इसका पूरा खत्म किया। अब करते हैं कि जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी एप्लीकेशन क्या है।
एप्लीकेशन का मतलब वो कहाँ कहाँ यूज होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कौन कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन इससे और बनेंगी और कौन से ऐसे कंपाउंड है जो हम इससे प्रिपेयर करेंगे। तो डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो अब हम शुरू करेंगे डाइजोनियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको बोलेंगे एप्लीकेशंस। मतलब डाइजोनियम क्लोराइड और कौन कौन से स्टेप्स में, कौन कौन सी कन्वर्शंस में यूज होता है, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डाइजोनियम क्लोराइड में रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस में ऐसा देखा कि जो N2 ग्रुप है उसका -R इफेक्ट है और ये जो बेंजीन है उसका हो गया +R इफेक्ट। ठीक, बेंजीन वाले इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया देखो, और उसका आगे N की तरफ चला गया, यहाँ पहले एक लोन पेयर था, 2 आगे नेगेटिव चार्ज आ गया। एक्चुअल में ये जो सेकंड वाला है ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये देखो 2 पॉजिटिव चार्ज पास पास आ गए, लेस स्टेबल है। ऐसे इसकी 3 स्ट्रक्चर और होंगे। कैसे? ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर वापस वही। ठीक है, एक चीज आप देखो कि ये जो CN बॉन्ड है, ये वाला जो CN बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर इसमें आ गया। इसका एक फायदा भी है हमें। फायदा क्या है कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम है वो थोड़े से स्टेबल हैं एलिफेटिक से, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड करैक्टर है। एक और, डाइजोनियम ग्रुप जब भी बेंजीन के साथ जुड़ा होगा तो रिंग को डीएक्टिवेट करेगा। मतलब यहां प्लस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, इधर प्लस चार्ज, तो मैं ऐसे लिख दूंगा क्या, रिंग इज डीएक्टिवेटेड, रिंग इज डीएक्टिवेटेड। तो ये चीजें इसकी रेजोनेंस से सामने आई। N2 प्लस ग्रुप का -R इफेक्ट है, रिंग को करेगा डीएक्टिवेट, बेंजीन रिंग को। इसी के कारण अब रेजोनेंस भी आई ना, देखो देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन द डाइजोनियम। उसका फायदा क्या हुआ, अराइल डाइजोनियम, ये वाला अराइल डाइजोनियम है एरोमेटिक, स्लाइटली मोर स्टेबल, ज्यादा नहीं, वैसे तो मोस्टली अनस्टेबल ही है, हीट करने पे टूटते ही हैं, बट स्लाइटली मोर स्टेबल। किससे? एलिफेटिक डाइजोनियम से। क्यों? क्योंकि अगर अपने एलिफेटिक डाइजोनियम बनाते हैं इस टाइप से, ठीक है, ये वाला, तो इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होती, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है। रेजोनेंस होती है कॉन्जुगेशन में। तो एलिफेटिक में रेजोनेंस नहीं है, वैसी बॉन्ड सिंगल है, जल्दी टूटेगा, और कार्बोकेटाइन भी स्टेबल होता है फिनाइल कार्बोकेटाइन से। तो ये हमने इसकी बेसिक प्रॉपर्टी, नेचर देखी कि जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो एक्चुअल में किस टाइप की उसकी रिएक्टिविटी और नेचर है। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज करेंगे जिसमें हम लोग N2 को रिमूव करेंगे, फिर रिंग की सब्स्टिट्यूशन होगी, रिडक्शन रिएक्शंस होंगी और जैसे सैंडमियर रिएक्शंस हैं, गैटरमैन रिएक्शंस हैं, तो इस टाइप की हम रिएक्शंस करेंगे। बाल-शिम रिएक्शन भी करेंगे, कई नए कंपाउंड बनाएंगे। पहले हमने काफी किसी और चैप्टर्स में हेलोल्केन में की भी होती हैं, लेकिन मान के चलो ये रिवीजन टाइप ही हो जाती है। तो अगर अपने N2 प्लस को रिप्लेस करना हो H से, मतलब ये रिडक्शन टाइप एक रिएक्शन है, रिडक्शन ही हो गया, तो H3PO2, हाँ जी, फास्फोरस, हाइपोफास्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। लॉजिक क्या बोलते हैं? हाइपोफास्फोरस एसिड। लॉजिक लिख लो, हाइपोफास्फोरस एसिड क्यूपरस सॉल्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हाइपोफास्फोरस एसिड H3PO2 की प्रेजेंस में जब भी इसको हीट करते हैं N2 निकल गई है, देखो समझ आ गया। उसके बाद तो ये वाटर है, इससे बन गया H3PO3, ये बन गया फास्फोरस एसिड। एक्चुअल में इसमें क्या हुआ, इसमें जो हाइपोफास्फोरस है वो फास्फोरस में चेंज हो गया और इसका जो प्लस है +3 में चेंज हो गया, इसीलिए तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया है इसने। और डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन जब भी बनाते हैं तो हमने N2Cl ग्रुप को रिमूव किया और ये पीछे से NH2 से आता है। इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीएमिनेशन, मतलब रिमूवल ऑफ, हाँ जी, रिमूवल ऑफ NH2। NH2 को रिमूव करने में ये स्टेप काम आता है, क्योंकि इससे पिछला हमने एनिलीन से ये बनाते हैं। तो कहीं भी बेंजीन में NH2 ग्रुप हो, हमें नहीं चाहिए, वो रिमूव करना है, तो ये उसका डीएमिनेशन एक स्टेप, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। तो अब इसका, जैसे मैंने ये स्टेप आपको समझाया कि ये वाला लॉस ऑफ NH2 है, तो इसको यूज कैसे करेंगे। मान लो हमें आ जाए कि नाइट्रो बेंजीन को आपने बेंजीन में कन्वर्ट करना, तो ये नाइट्रो बेंजीन रहा और ये बेंजीन।
अब हमारे पास एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप है। तो हमने इन तीनों स्टेप्स को कौन से रिएजेंट ऐड करें, ये ऐसे पूछते हैं कि आपने ए कौन सा ऐड करोगे, ये बी कौन सा ऐड करोगे, सी कौन सा ऐड करोगे। तो अल्टीमेटली हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमने NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया है। तो जो ए है वो तो Fe प्लस HCl या Sn प्लस HCl है, क्योंकि हमने NO2 को NH2 में कन्वर्ट किया। बी क्या है, बी एक डाइजोटाइजेशन है, जैसे हम लिखते हैं HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये डाइजोटाइजेशन वाला स्टेप है NaNO2 प्लस HCl वाला। सी क्या है, सी तो यही है जो मैंने लिखा। तो सी हमने ये लिखेंगे कि हमने H3PO2 को वाटर की प्रेजेंस में क्यूप्रस जो आयन है वो हमने कैटलिस्ट यूज किया और उसकी प्रेजेंस में हमने ये किया। तो अल्टीमेटली हमें ए बी सी, ये सी इनकी ये पूछते हैं कि ये कौन से रिएजेंट है। तो इसी तरीके से कहीं भी मान लो हमें NO2 ग्रुप नहीं चाहिए, NH2 ग्रुप नहीं चाहिए, हमने रिमूव करना उसको, तो ये वाला स्टेप देखो काम आ गया। अदरवाइज ये दोनों मिला के, ये और ये दोनों मिला के इसको बोलते हैं डीएमिनेशन, क्योंकि अमीन ग्रुप को रिमूव करना डीएमिनेशन है, जिसमें पहले डाइजोटाइजेशन किया जाएगा, फिर ये H3PO2 की रिएक्शन की जाएगी। तो आई होप के बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये एक बार वीडियो रोको पूरा, ये इसकी नेचर है, रेजोनेंस खुद बनाओ। इवन मैं तो ये बोलता हूं कि आप जो बाकी तीन मैंने यहाँ लिखी वो भी बना लेना, ठीक है। उसके बाद ये सारा जो भी मैंने लिखा है उसको नोट करो। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में कि हमारे पास NO2 ग्रुप है या NH2 ग्रुप है, हमें उसको रिमूव कैसे करना है ताकि हम ऐसा कंपाउंड बनाएं जिसपे ये ग्रुप ना हो। तो एक बार वीडियो रोक के इसको कंप्लीट करो। अब हम और ऐसी ही इंटरेस्टिंग इसकी प्रॉपर्टीज और उनके यूज आगे और करते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल करेंगे जिसमें डाइजोनियम क्लोराइड का जो N2 प्लस है, डाइजोनियम ग्रुप है, वो रिप्लेस करेंगे बाय ClBrCl। तो पहले तो ये देखेंगे ये रिप्लेस होता ही कैसे है। उसके बाद जब हम रिप्लेस करके ये वाले प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनका आगे यूज क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये देखो, ये डाइजोनियम क्लोराइड है, इसको हम लोग डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्ट करवाएंगे तो ग्रुप्स लग जाएंगे। मतलब पहला कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, ये Br लग जाएगा। यहाँ पर लिख लो N2, ये वाला लिख दो -Cl, ये भी Cl, तो ब्रोमोबेंजीन बन गया। मतलब बेसिकली N2Cl की जगह पे ब्रोमो लगा दिया। इस रिएक्शन को बोलते हैं सैंडमियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंडमियर रिएक्शन। इसमें कॉपर ब्रोमाइड साथ में होता है। इसमें क्या है, कॉपर विद HBr है, लगता तो इसमें भी ब्रोमो ही है, लेकिन ये गैटरमैन रिएक्शन है। कौन सी? गैटरमैन रिएक्शन है। दोनों में डिफरेंस देख लो, सिर्फ कॉपर और कॉपर ब्रोमाइड का फर्क है। ये हुआ दूसरा एग्जांपल। बाकी इनमें से फिर वही N2 निकलेगा और -Cl निकलेगा, क्योंकि ये वाला Cl निकलेगा। तीसरे नंबर पे आ गया वही कॉपर ब्रोमाइड की जगह कॉपर क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो ये भी कौन सी रिएक्शन हुई? सैंडमियर। तो यहां नोट कर लो, ये वाली भी सैंडमियर है। ठीक। उसके बाद जैसे अपने कॉपर क्लोराइड लिखा, यहाँ कॉपर साइनाइड है तो साइनो लग गया, तो इसको बोलते हैं बेंजोनाइट्राइल। हाँ जी, क्या बोलते हैं? बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन साइनोबेंजीन। बेंजोनाइट्राइल ज्यादा ये फेमस है। तो एक तो ये नेम रिएक्शंस होगी, और दूसरे तरफ से हमने ये देखा कैसे हम N2 को इन ग्रुप से रिप्लेस कर पाते हैं। अब जैसे हमने इनको बनाया, इनको प्रिपेयर किया, उनका आगे यूज क्या है? सबसे पहला यूज है कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन। मतलब अपने NO2 को हटाना है, Br तक पहुंचाना है। NO2 को हटा के Br लगाना है। तो सबसे पहले ये देखो, NO2 को इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? लिख लो Fe प्लस HCl से। फिर इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करोगे? लिख लो HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये डाइजोटाइजेशन हो गया। लास्ट में कोई भी लिख देना, चाहे CuBr HBr ऐसे लिख के हीट कर दो, तो इसकी जगह पे ये लग गया। तो आपको स्टेप लिंक करने आने चाहिए। तब आ गया बेंजीन को मेटा डाइब्रोमो में कन्वर्ट करना। देखो, कभी भी आप वैसे नॉर्मली करोगे कि बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन बना के, तो जो ब्रोमो है वो पैरा अट्रैक्टिंग है, अपने ब्रोमो लगाना मेटा पे।
तो अदरवाइज अगर रूटीन में हम ब्रोमो का एक्सेस में करें तो पैरेलल बनेगा, लेकिन अगर हम पहले नाइट्रो बना लें, अब नाइट्रो कैसे बनेगा, नाइट्रो बनेगा HNO3 और H2SO4 दोनों के दोनों कंसंट्रेशन, या सिंपली लिख दो नाइट्रेशन, ये लो नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन किया, उसके बाद जब ये वाला ग्रुप लगा तो इसका -R इफेक्ट है, तो फिर हमने दोबारा से इसका कर देना नाइट्रेशन, दोबारा से कर देना, ठीक है। वो क्या होगा, -R वाला ग्रुप कहां लगाएगा, NO2 को मेटा में लगाएगा। अब बड़ा सिंपल, इससे क्या होगा, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप किस में चेंज हो गए, NH2 में। इससे क्या होगा, ये वाले ग्रुप और ये वाले ग्रुप चेंज हो गए N2Cl में, और इससे क्या हो गया, वो उनकी जगह पे ये लग गया। तो अल्टीमेटली मैंने यहां से 1 2 3 स्टेप, जिससे मैंने एक NO2 को Br में कन्वर्ट किया, तो मैंने यहाँ इकट्ठे लिख दिए। पहले देखो ये वाला, दूसरा फिर ये वाला, तीसरा फिर ये वाला, तो अल्टीमेटली मतलब NO2 को Br तक पहुंचा दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आ गया नाइट्रोबेंजीन को कन्वर्ट करना बेंजोइक एसिड में, ठीक है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले NO2 को N2Cl तक लेके जाना, तो उसमें अल्टीमेटली मैंने ये दोनों के दोनों स्टेप यहां लिख दिए। चलो जी, नंबर 1 Fe प्लस HCl, नंबर 2 डाइजोटाइजेशन लिख दो, डाइजोटाइजेशन लिख दो ऐसे, ठीक है। वो आपको पता ही है कि नाइट्रिक एसिड से करते हैं। फिर उसके बाद हमने CuCN लगाना है, और यहां देखो KCN साथ में, तो इससे क्या हो गया, इसकी जगह पे Cn लग गया। और शायद आपको पहले पता होगा कि Cn को इसमें कन्वर्ट करना हो तो जस्ट हमने हाइड्रोलाइसिस करना है, Cn चेंज होता है COH में। तो इस तरीके से हमने ये कन्वर्शन की है, और ये सारे एग्जांपल लिख दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन में, स्कूल बोर्ड में, कंपटीशन में ये पूछ लेते हैं कि ये XYZ क्या क्या है और कौन कौन से सीरीज के आप सॉल्ट ऐड करोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इन सबको उतारो वीडियो रोक के, और ये वाला भी सारा उतारो। इसमें मैंने 3 ऐसी कन्वर्शन करवाई है जिसने मैक्सिमम ब्रेन एक्सरसाइज करवाई है और इनका यूज यहाँ करवाया। कुछ स्टेप ऐसे भी हैं जो हमने पीछे से अपनी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए हुए हैं, जैसे ये नाइट्रेशन वगैरह, जहाँ मतलब हमने इस तरीके से ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन करवा दी। और ऐसा भी है कि -R ग्रुप नए वाले को मेटा पे ही लगाएगा, क्योंकि इसका -R है तो मेटा डायरेक्टिंग हो गया। तो ये हमने कुछ ऐसे अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग से और इन्हीं की एप्लीकेशन से यहाँ तक आए हैं। तो अब हम करते हैं कुछ और रिएक्शंस जिसमें हम इस N2Cl को कन्वर्ट करेंगे, जैसे OH ग्रुप कैसे लगाना है, NO2 ग्रुप कैसे लगाना है। तो कुछ और रिएक्शंस करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो अब हम कुछ ऐसी रिएक्शंस करेंगे जिनमें डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल, नाइट्रोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर किया जाएगा। तो जो पहली नेम रिएक्शन है वो तो हमने हेलो अल्केन में, हेलोरीन में पढ़ी हुई है। इसका नेम है बाल्ज-शीमन रिएक्शन। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले एलिन की रिएक्शन, ये डाइजोटाइजेशन है, बट इसमें हमने स्पेशल एक एसिड यूज किया, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो ये किया तो सॉल्ट बन गया, साथ में ये देखो ये इस पे लग गया। बस उसके बाद हमने हीट करना और N2 निकल जाएगी, BF निकल जाएगा, और ये क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन, बाल्ज-शीमन रिएक्शन। उसके बाद है कि हमने डाइजोनियम क्लोराइड को फिनोल में कन्वर्ट करना, मतलब ये ग्रुप हटा के इसकी जगह भी ये लगाना, कुछ नहीं करना, हाइड्रोलाइसिस करना स्टीम से। यहां पर लिख दो एक बार फिर, स्टीम से करना, स्टीम हाइड्रोलाइसिस। ये जो H+ है ये H2SO4 से आता है। टेम्परेचर 278 से थोड़ा सा ज्यादा कर दो, ये देखो फिनोल बन गया। फिनोल कन्वर्ट करने का तरीका मतलब वी हैव इंट्रोड्यूस्ड OH ग्रुप। अब आ गया NaNO2 कॉपर की प्रेजेंस में, बस इसकी जगह पे N2 लगाएंगे, और ये N2 तो हर एक में निकलती है, ये NO2 है, नाइट्रोबेंजीन बन गया, ठीक है। तो इन स्टेप को हम आगे यूज करते हैं, जैसे बेंजीन को बेंजीन 1,3 डाइओल में कन्वर्ट करना। किसमें, बेंजीन को बेंजीन 1,3 डाइओल में कन्वर्ट करना। तो ये फिनोल्स है ये दोनों, बट ये मेटा डाइहाइड्रोक्सी है, मेटा पोजीशन पे है। जैसे ऑर्थो पे कैटिकोल, रिसोर्सिनोल, क्यूनोल ऐसे होते हैं,
तो ये वाला जो है ये मेटा पोजीशन पे हमने 2 ग्रुप लगाए हुए हैं, तो इसको लिखा बेंजीन 1,3 डाइयोल। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका। देखो OH ग्रुप लगाने से पहले हमने डाइजोनियम भी 1,3 पे लगाए, ये 1,3 पे लगाने से पहले हमने NH2 1,3 पे लगाए, 1,3 पे लगाने से पहले यहाँ NO2 इधर लगाए। मतलब ये वाला की स्टेप है, क्योंकि नाइट्रेशन में जब NO2 ग्रुप एक बार लगता है तो उसका -R इफेक्ट है, तो ये मेटा पे ही NO2 जाएगा। बेंजीन में अगर आपने 2 NO2 लगाने हैं तो नाइट्रेशन करो, पहले एक लगेगा फिर मेटा पे जाएगा, क्योंकि ये मेटा है, -R वाला मेटा जाता है। उसके बाद बस दोनों का रिडक्शन कर दिया, ये NH2 बन गए डाइमीन, बस उसके बाद डाइजेशन किया, ये दोनों ही डाइजोनियम क्लोराइड बन गए। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस किया स्टीम, और बस ये OH बन गए। वेरी सिंपल। तो हमने 2 OH ग्रुप मेटा के ऊपर कैसे इंट्रोड्यूस किए हैं, ये एक डाइजोनियम क्लोराइड की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। अदरवाइज इनको ऐसे मेटा पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप अभी एक वीडियो रोको, ये वाला पार्ट, ये पार्ट रोको, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कन्वर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक और एक्सेप्शनल कन्वर्शन है, तो इसको आपने नोट करना। और इसी तरीके से हम आगे कुछ और रिएक्शंस करेंगे जिसमें कपलिंग रिएक्शन कैसे बनती है। ठीक है, तो और भी मैं ऐसी कन्वर्शंस कराऊंगा जिसमें 3-3 BR हमने कैसे लगाने हैं, तो आगे हम अगले सेक्शन में कुछ और इसकी एप्लीकेशन करते हैं। तो अब हम एक ऐसी रिएक्शन करेंगे जिसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, ये डाइजोनियम क्लोराइड है या जो भी डाइजोनियम सॉल्ट है, इसमें N2+ है, ये Cl है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो +R हो, मतलब जैसे OH फिनोल में है, जैसे NH2 एनिलीन में, तो ये ध्यान रखना कि अगर बेंजीन में ये ग्रुप लगे हो तो उसकी पैरा पोजीशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये EAS शो करेगा। तो इस केस में जो डाइजोनियम क्लोराइड है उसने इलेक्ट्रोफाइल का काम किया, मतलब ये NH2 ऐसे अटैक किया और इस H+ को कर दिया रिप्लेस। तो यहां से H और इधर से Cl निकल के तो ये बन गया HCl, और आप देखो ये एक एजो ग्रुप बन गया। इसमें ये जो G ग्रुप है ये OH हो सकता है, तो उसे बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन, और अगर NH2 इसको बोलेंगे पैरा अमीनो अजोबेंजीन। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली नेम चेंज कर लेना। इतना जरूर ध्यान रखो, यहाँ पर pH 7 से ज्यादा है, बेसिक मीडियम। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ एक प्रोडक्ट में एसिडिक बनता है, तो रिएक्शन को हमने फॉरवर्ड लेके जाना है ताकि ये HCl कंज्यूम होता जाए, रिएक्शन बनती रहे। तो ये जो एजो ग्रुप है या एजो कंपाउंड है, एक्चुअल में है क्या, इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है। मतलब ये डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, ऐसे भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ये भी, ये सारे डबल बॉन्ड है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, जिससे ये कलर कंपाउंड देते हैं। तो इसमें लिख लो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम हैविंग बोथ द रिंग्स बॉन्डेड बाय NN ग्रुप, और इनको बोलते हैं एजो कंपाउंड, और ये कलर्ड होते हैं और डाइज यूज होते हैं। जितने भी डाइज वो सारी एजो डाइज होती हैं। ये डिपेंड करेगी कि ये ग्रुप कौन सा है, उसका कलर नॉर्मली ऑरेंज रेड कलर की डाइज होती हैं ये। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन में एजो ग्रुप बनते हैं, एजो डाइज बनती हैं, और ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये कौन से टाइप की है। इसमें पैरा पोजीशन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल जो डाइजोनियम इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है। अब हम लास्ट में NCERT बेस्ड एक कन्वर्शन करते हैं। ये लोग NCERT बेस्ड कन्वर्शन करते हैं, सॉल्ट एग्जांपल है, पढ़ लेना। पूछा गया पैरा नाइट्रोटोल्यूइन को 2-ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना। हमने दिमाग में पहले प्लान करते हैं कैसे। ये पैरा नाइट्रो है और ये है 2-ब्रोमो, बिल्कुल समझ में आ गया। हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रोमिनेशन किया। तो ब्रोमिनेशन में क्या है, ये वाला ग्रुप अपने ये बोलते हैं +H ग्रुप है और ये वाला -R ग्रुप है। इसके अकॉर्डिंगली इन पोजीशन के ऊपर, मतलब और पैरा तो ऑक्यूपाइड है, ऑर्थो पे Br लग गया, ये देखो ब्रोमिनेशन होगी। उसके बाद अपने SnHCl किया, वो इनको तो अफेक्ट करता नहीं, NO2 को उसने NH2 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब NH2 का हमने डाइजोनेशन किया और ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड। फिर हमने ये क्या किया, डीएमिनेशन, ये ग्रुप यहाँ से रिमूव होकर H पे चेंज हो गया।
उसके बाद हमने CH3 का करना ऑक्सीडेशन, साइड चेन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, और KMnO4 ने इस ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब हमने थोड़ा सा सिस्टमेटिकली प्लान किया, और बीच में डायजोनियम क्लोराइड का जो रोल है, ये देखो डीएमिनेशन, डायजोडाइजेशन या रिडक्शन, इनका हमने बीच में यूज किया है। तो बहुत स्मार्टली यूज किया है, और ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। होता क्या है कि बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे कभी Br नहीं लगता, क्योंकि ये मेटा अट्रैक्टिंग है। हमने बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे लगाना है, इसलिए ये सारा हमने सिस्टमेटिकली प्लान किया है कि एट द एंड जो Br है वो COH के कहाँ आ जाए, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाए। तो ये सारा वीडियो एक बार रोको, इसको कंप्लीट करो। बहुत इंपॉर्टेंट हमने आज वीडियो किया है डायजोनियम क्लोराइड, उसकी प्रिपरेशन, उसकी एप्लीकेशन, और काफी सारी रिएक्शंस हमने किसी और यूनिट में पढ़ी हुई हैं, और जो मैं साथ साथ इसी कन्वर्शन करता हूँ, ये रियल में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिमाग लगता है, इसमें यूज इसका सही लेवल पे यूज होता है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन क्लासेस। मेरे साथ जुड़े रहिए और नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।